अब खबर के बारे में बात करते हैं, जहां हॉर्मुज में तनाव को लेकर के बाजार पर असर देखने को मिलने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 1% का इजाफा नोटिस किया गया है। ब्रेंट क्रूड की कीमतें $109 प्रति बैरल के करीब पहुंच गई हैं। जो 105 हुआ करती थी वो और ज्यादा बढ़ करके अब $109 प्रति बैरल के करीब पहुंच गई है। ब्रेंट क्रूड ऑयल में लगातार तेजी देखी जा रही है और एक बार फिर से जब इसके तेल के दाम बढ़ गए हैं तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी ये बुरा असर डालने वाला है। हॉर्मुज में ये तनाव का ही असर है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ने के साथ साथ दुनिया भर में अब तेल की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा देखने को मिल सकता है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 1% का इजाफा हुआ है और इसकी जो अब कीमत बताई जा रही है वो $109 प्रति बैरल बताई जा रही है। ईरान ने कहा था एक वक्त कि हम यहां से जाने वाले तेल व्यापार को इस तरीके से प्रभावित करेंगे कि आपको प्रति बैरल तेल के लिए $500 तक चुकाने होंगे। और जिस तरीके से अमेरिका वहां पर अड़ करके बैठा हुआ है, ये लगभग तय माना जा रहा है कि कभी भी इसी तरीके से अगर तेल के दाम बढ़ते रहे, इसी तरीके से अमेरिका अपना ब्लॉकेट लगा करके वहां पर बैठा रहा, तो ये तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार को बार बार ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन्स में लेकर के जाएगी। और यही हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस तरीके से तेल की कीमतें बढ़ती है उसके साथ साथ सेंसेक्स से लेकर के निफ्टी तक सब कुछ प्रभावित होता है और मार्केट तहलका मच जाता है। मार्केट में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की कोशिशें लगातार चल रही हैं। समझौता कराने का प्रयास भी चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच में मध्यस्थों के माध्यम से ईरान ने अमेरिका को शर्तों का पुलिंदा थमा दिया है। खबर है कि अमेरिका इन पर विचार कर रहा है। अब कौन सी वो तमाम शर्तें हैं जिन पर अमेरिका विचार कर रहा है, आप देखिए इस रिपोर्ट को। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को कम करने के लिए समझौता कराने की कोशिश की जा रही है। हालांकि दोनों ही पक्ष अपनी शर्तों पर बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन खबर है कि अमेरिका ईरान के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए तैयार हो गया है। बताया जा रहा है कि ईरान की ओर से मध्यस्थों के जरिए अमेरिका को प्रपोजल भिजवाया गया है, जिस पर अमेरिका विचार करने के लिए तैयार हो गया है। हालांकि दूसरे राउंड की वार्ता पर अभी कुछ भी साफ नहीं कहा जा रहा, लेकिन अगर ईरान की शर्तों पर बात बन जाती है तो खाड़ी में चल रही मिसाइलें भी हमेशा के लिए थमेंगी और हॉर्मुज भी खुल जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान युद्ध को लेकर थोड़े नरम दिख रहे हैं। उनके रुख को लेकर व्हाइट हाउस की ओर से बताया गया कि वो ईरान के नए प्रस्ताव पर अपनी टीम के साथ चर्चा कर रहे हैं। खबर है कि वही प्रस्ताव है जो ईरान ने अमेरिका के सामने रखा था और इसके बदले हॉर्मुज को खोलने का वादा किया है। खबरों के मुताबिक ट्रंप प्रस्ताव पर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल नहीं बल्कि अपनी सीक्रेट टीम के साथ चर्चा कर रहे हैं। हालांकि व्हाइट हाउस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया। माना जा रहा है कि अमेरिका के रुख में थोड़ा बदलाव दिख रहा है, क्योंकि अब वो बातचीत आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। तो वहीं ईरान का कहना है कि वो इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक जवाब नहीं दिया गया है। विवाद का बड़ा मुद्दा ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। ईरान का कहना है कि पहले युद्ध खत्म होना चाहिए और अमेरिका ये गारंटी दे कि वो फिर हमला नहीं करेगा। दरअसल ईरान अमेरिका पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। ईरान का कहना है कि पहले युद्ध खत्म किया जाए, फिर भरोसे और सुरक्षा की गारंटी मिले, इसके बाद ही बाकी मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। इसके बदले ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने की बात कर रहा है, जो दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण तेल मार्ग है। इस वक्त दोनों देशों के बीच बड़ा मुद्दा परमाणु कार्यक्रम ही है, जिसे ईरान बाद के लिए टालना चाहता है, लेकिन अमेरिका इस पर राजी होगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है।
ईरान ने अमेरिका को जो मांगे भिजवाई हैं उसके 3 चरण हैं और हर चरण के पूरे होने के बाद ही अगला चरण शुरू होता है। ईरान की मांगों के 3 चरण के बारे में मैं आपको बताती हूँ। पहला चरण, ईरान और लेबनान समेत सभी फ्रंट्स पर युद्ध को रोकना होगा। इस वक्त भी जब इस्लामाबाद में ये पूरी बातचीत चल रही थी तब भी उनकी तरफ से यही कहा जा रहा था कि हिजबुल्लाह पर हो रहे हमलों को रोका जाए, दोबारा हमले नहीं किए जाने की गारंटी दी जाए। पहले चरण में ही ये शर्तें लगा दी गई हैं। दूसरे चरण में कहा गया है कि पहले चरण के पूरे होने के बाद दूसरे चरण की वार्ता हम शुरू करेंगे। पहले हमारी इन शर्तों को मानिए, उसके बाद हम दूसरे चरण की वार्ता के लिए आएंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट के प्रबंधन पर चर्चा करेंगे, उसके मैनेजमेंट पर ये चर्चा करेंगे। पहले दोनों चरण पूरे होने पर फिर तीसरे दौर की वार्ता में हम आएंगे, एंट्री लेंगे। तो ये उनकी तरफ से तमाम शर्तें लगाई गई हैं। तीसरे चरण में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भी चर्चा होगी, लेकिन उसके लिए पहले आपको हिजबुल्लाह पर हमले रोकने होंगे और दूसरी तरफ आपको हॉर्मुज को लेकर के नाकेबंदी को खोलना होगा। और जब ये तमाम बातें स्वीकार कर ली जाएंगी तब उसके बाद जाकर के परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा होगी अमेरिका के साथ। अब ईरान के नए प्रस्ताव को लेकर के बड़ी खबर क्या आ रही है वो मैं आपको बताती हूँ। पश्चिमी मीडिया के हवाले से ये जानकारी आ रही है कि ईरान के प्रस्ताव से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं। अभी आपको मैंने जो चरणबद्ध तरीके से बताया कि आखिरकार ईरान की शर्तें क्या है, उस पर पश्चिमी मीडिया के हवाले से ये जानकारी आ रही है कि इन स्टेप से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल भी खुश नहीं है। व्हाइट हाउस में हुई हाई लेवल बैठक में प्रस्ताव पर चर्चा हुई है। परमाणु कार्यक्रम पर स्थिति साफ नहीं होने से यूएस को ऐतराज है। तो परमाणु कार्यक्रम पर स्थिति साफ नहीं है इसलिए यूएस को ऐतराज है, जबकि चरणबद्ध तरीके से यह बता दिया गया है कि ईरान क्या चाहता है। ईरान शुरुआत से बहुत स्पष्ट है कि वो किन मुद्दों पर बातचीत करना चाहता है। ये अमेरिका है जो कंफ्यूजन की स्थिति में अभी भी घिरा हुआ है। अमेरिका अभी भी ये क्लियर नहीं कर पा रहा है, स्पष्ट नहीं कर पा रहा है कि आखिरकार उन्हें चाहिए क्या। वो एक ऐसे मुद्दे पर अड़े हुए हैं जिसकी वजह से तमाम और प्रतिबंध लगाते जा रहे हैं, सैंक्शन लगाते जा रहे हैं, जिससे ईरान अपनी शर्तों में और ज्यादा इजाफा करते जाता है। अब ये कहा गया पश्चिमी मीडिया के हवाले से कि व्हाइट हाउस में हाई लेवल बैठक में प्रस्ताव पर चर्चा हुई है जो ईरान की तरफ से भेजा गया है। उसमें परमाणु कार्यक्रम पर स्थिति साफ नहीं होने से यूएस को ऐतराज है। वहीं कनाडा के पीएम मार्क कार्नी का अमेरिका पर बड़ा आरोप है। यूएस बदल गया और रिश्तों की नई परिभाषा भी बन रही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कमजोर हो रही है। यूएस के साथ करीबी रिश्ते अब कमजोर हो रहे हैं, ये मार्क कार्नी की तरफ से कहा गया है। कनाडा के पीएम है मार्क कार्नी। हालांकि कनाडा को लेकर के पहले अमेरिका ये बयान दे रहा था कि हम कनाडा पर अधिकार करने जा रहे हैं ईरान वॉर के बाद, लेकिन उसके बाद उनकी तरफ से कहा गया कनाडा एक पुरानी सभ्यता है, हम उस पर हमला नहीं करेंगे। अब कनाडा के पीएम मार्क कार्नी की तरफ से ये महत्वपूर्ण बयान आया। उन्होंने कहा कि अमेरिका बदल चुका है और रिश्तों की नई परिभाषा भी बन रही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पूरी तरीके से कमजोर है, धराशायी है, ये मार्क कार्नी का बयान है। उनका कहना है कि यूएस के साथ करीबी रिश्ते पूरी तरीके से कमजोर हो रहे हैं और उसकी वजह भी यही है क्योंकि कनाडा पर कल तक अमेरिका अपना अधिकार रखना चाहता था। इसीलिए मार्क कार्नी को यह कहना पड़ा है कि यूएस के साथ करीबी रिश्ते कमजोर हो रहे हैं। एक वक्त हुआ करता था जब अमेरिका और कनाडा के बीच में रिश्ते अच्छे हुआ करते थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बयानों ने वहां पर भी सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। मार्क कार्नी इसी तरफ इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान ने जो अपनी शर्तों का पुलिंदा एक बार फिर से अमेरिका की तरफ बढ़ाया है, उसमें अमेरिका बिल्कुल भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। अमेरिका का ये कहना है कि वो परमाणु कार्यक्रम पर बात करना चाहता है। ईरान इसके लिए स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना चाहता है चीजों को, जो अमेरिका को मंजूर नहीं है। अमेरिका अपने ताकतवर हथियारों के दम पर ही ईरान को चुकाने की कोशिश कर रहा है, जबकि ईरान के पास अपने छोटे लेकिन कारगर हथियार हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईरान के हथियारों के विकास में अमेरिका का कितना बड़ा योगदान है? ईरान पर अमेरिका और इजरायल ने पिछले साल से लेकर अब तक कई घातक हथियारों से वार किया। इस साल ईरान के 12,000 से ज्यादा जगहों पर बमबारी की, लेकिन कई बार अमेरिका और इजरायल के हथियार बिना फटे ही ईरान की जमीन पर पड़े रह गए। कुछ ऐसे ही बंकर बस्टर बम ईरान के हाथ लगे, जिनसे ईरान के पास एक और शानदार हथियार होने की उम्मीद जताई जा रही है। ईरान के हाथ अमेरिका के सुरक्षित बंकर बस्टर बम लग गए हैं। माना जा रहा है कि ईरान इन बमों की रिवर्स इंजीनियरिंग करके अमेरिकी सैन्य तकनीक जान सकता है, जिससे वो अपना रक्षा तंत्र मजबूत कर सकता है। बताया जा रहा है कि बम में मल्टीपल फ्यूज है जो जमीन के अंदर लक्ष्य नष्ट करने में सक्षम है। इसमें JDAM गाइडेंस किट है जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमला करने में सक्षम है।
इसका मजबूत स्टील आवरण जमीन भेदने और बड़े विस्फोट में मददगार है। बम का इस्तेमाल ईरान अपनी ढाल तैयार करने के लिए कर सकता है। इस बम के मुताबिक ही अब न्यूक्लियर केंद्रों की सरफेस तैयार की जा सकती है, जो इतनी मजबूत होगी कि कंक्रीट और आयरन की लेयर में ही बम फंस जाए और 100 मीटर की गहराई में न्यूक्लियर केंद्र सुरक्षित रहे। यूरेनियम संवर्धन हॉल का काम प्रभावित नहीं होगा। इतना बड़ा बम गिरने के बावजूद वेंटिलेशन सॉफ्ट भी सामान्य काम करेंगे और सबसे अहम बात यह कि मुख्य हॉल में रखे संवर्धित यूरेनियम को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अमेरिका के जिंदा घातक हथियार ईरान के हाथ लग जाने का अंजाम घातक होगा, क्योंकि इनके अंदर बंद है अमेरिका की सैन्य तकनीक और अमेरिकी वैज्ञानिकों की दशकों की रिसर्च। और अगर ईरान हथियारों की रिवर्स इंजीनियरिंग करने में कामयाब हो जाता है तो खेल पूरी तरह से पलट जाएगा। ईरान रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए बंकर बस्टर बम भी बना सकता है, जिससे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी और इजराइल के अंडरग्राउंड बेस तबाह हो सकते हैं। हालांकि अमेरिका के लिए युद्ध और सुरक्षा से जुड़ा खतरा है, लेकिन इससे भी बड़ा खतरा साबित हो सकता है चीन ईरान का गठबंधन। ईरान गुप्त रक्षा करार के तहत चीन से HQ-16 मिसाइल बैटरियां हासिल करता है। चीन HQ-17AE मिसाइल बैटरियां भी सप्लाई करता है। ईरान खुद ड्रोन बनाता है, लेकिन उसके कंपोनेंट्स चीन से हासिल करता है। कुछ रेडी टू यूज आत्मघाती ड्रोन भी ईरान को मिलते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक भी चीन से ही ईरान ने हासिल की है और इन मिसाइलों के लिए केमिकल चीन ही सप्लाई करता है। चीन से ईरान को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और रडार सिस्टम भी मिलते हैं। इसके बदले में ईरान चीन को ऑयल देता है। सीक्रेट डील के तहत युआन में व्यापार को बढ़ावा देता है और अब युद्ध काल में एहसान चुकाने के लिए ईरान जिंदा मिले अमेरिकी हथियार भी चीन को दे सकता है। साफ है कि अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ईरान के पास अमेरिका के कई हथियार मौजूद हैं। दरअसल पिछले साल अमेरिका और इजराइल के हमलों के दौरान कई बम फटे नहीं थे। उन हथियारों की रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए ईरान ने कई हथियारों की कॉपी तैयार कर ली। और वो कौन कौन से हथियार हैं जिनकी कॉपी उनकी तरफ से तैयार की गई है, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रोन्स की। ईरान के पास शाहिद सीरीज के ड्रोन मौजूद हैं, जो अमेरिका के RQ-170 सेंटिनल ड्रोन की नकल है। ये लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। इसके अलावा ईरान के पास कॉमन 22 ड्रोन हैं, जो कि अमेरिका के MQ-1 प्रीडेटर और MQ-9 रीपर ड्रोन की नकल है। ये सर्विलेंस और अटैक का दम रखते हैं। अब बात करेंगे मिसाइल पावर की, तो ईरान की तूफान एंटी टैंक मिसाइल अमेरिका की BGM-71 टो मिसाइल की कॉपी है। इसके अलावा ईरान की फकोर 90 मिसाइल अमेरिका की AIM-54 फोनिक्स मिसाइल की नकल है। फोनिक्स की ईरान का अजरक्श और सागे विमान भी F-5 फ्रीडम फाइटर विमान की कॉपी माना जाता है। इसके अलावा तूफान 1 और 2 हेलीकॉप्टर भी अमेरिका के AH-1JC कोबरा हेलीकॉप्टर की नकल माने जाते हैं। अब आपको यह भी बताते हैं कि ईरान के हथियारों के विकास के बारे में, आखिर किस तरीके से ईरान ने अपने हथियारों को विकसित किया था। तो ईरान के हथियारों का इतिहास सबसे पहले हम 1980 से शुरू करेंगे। जहां 1980 के दशक में ईरान और इराक वॉर में ईरान पर अमेरिका और पश्चिमी देशों ने पाबंदियां लगाई। सेना के लिए हथियार भी नहीं खरीद पा ईरान सेना के लिए हथियार भी नहीं खरीद पा रहा था। हथियारों के मामले में दूसरों पर उसकी निर्भरता ज्यादा थी और उसने इस निर्भरता को खत्म करने का फैसला खुद किया, हथियार बनाने का फैसला किया। ईरान ने रिवर्स इंजीनियरिंग के माध्यम से हथियार बनाना शुरू कर दिया और दूसरों के हथियारों की तकनीक समझ करके बेहतर हथियार बनाना उसने शुरू किया। बात आती है साल 2011 की, जब ईरान को इसमें बड़ी कामयाबी मिलती है। ईरान ने यूएस का एडवांस और सीक्रेट RQ-170 सेंटिनल स्पाई ड्रोन गिरा दिया। ड्रोन के सिस्टम को हैक करके जमीन पर उतार दिया और यूएस के दबाव के बावजूद ईरान ने उनका ड्रोन नहीं लौटाया। ड्रोन के इंजन, कैमरे, रडार से तकनीक को समझा और ईरान ने उसके माध्यम से अपना ड्रोन तैयार कर लिया। अब खबर आपको बताती हूँ, जहां इजराइल का हिजबुल्लाह पर बड़े एक्शन का दावा देखने को मिल रहा है। बेसराश ब्रिगेड की दक्षिणी लेबनान में कार्रवाई की गई। इजरायली डिफेंस फोर्स के हवाले से यह जानकारी आ रही है। हिजबुल्लाह के करीब 1000 ठिकाने नष्ट कर दिए गए हैं, यह भी बताया गया है।
तो इजराइल का हिजबुल्लाह पर एक बार फिर से एक्शन का बड़ा दावा देखने को मिला है, जहां पे स्लाच ब्रिगेड की दक्षिणी लेबनान में कार्रवाई हुई है। हिजबुल्लाह के करीब 1000 ठिकाने नष्ट किए गए हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स का ये कहना है। हिजबुल्लाह के सैकड़ों हथियारों को हमने बरामद कर लिया है, इजरायली डिफेंस फोर्स ये भी कह रही है। इजरायली डिफेंस फोर्स लगातार हिजबुल्लाह पर कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। ये तस्वीरें लेबनान के अंदरूनी इलाके से सामने आती हैं, दक्षिणी लेबनान से, जहां पर इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से ये कार्रवाइयां की जाती हैं। अब इजरायली डिफेंस फोर्स ये बता रही है कि जंग के दौरान उसने किस तरीके से इजरायली डिफेंस फोर्स ने हिजबुल्लाह के सैकड़ों हथियारों को बरामद कर लिया, उन्हें पूरी तरीके से नष्ट कर दिया, 1000 ठिकानों को नष्ट कर दिया। इसके साथ साथ दक्षिणी लेबनान में बिस्लाश ब्रिगेड की कार्रवाई देखने को मिली है। इजरायली डिफेंस फोर्स की ये ब्रिगेड है। इजराइल का हिजबुल्लाह पर ये बड़े एक्शन का दावा लगातार देखने को मिल रहा है, वो भी तब जब सीज फायर लेबनान और इजराइल के बीच में 3 हफ्ते का हुआ है। अब जंग के दौरान ईरान ने अमेरिकी सैन्य बेस को तबाह कर दिया। इजराइल को इसकी वजह से भारी नुकसान पहुंचा है और खाड़ी देशों पर भी हमले किए हैं। लेकिन इस दौरान ईरान ने सबसे ज्यादा नुकसान यूएई को पहुंचाया। लेकिन उसने ऐसा किया है क्यों? देखिए। दुबई, अबू धाबी, शारजा, ये सिर्फ नाम नहीं, शहर नहीं है, बल्कि लोगों का सपना है। पर्यटक यहां अपनी जिंदगी के बेहतरीन पल बिताने आते हैं। दुनिया भर की बड़ी हस्तियां इन शहरों में अपनी छुट्टियां बिताना पसंद करती हैं। दुबई की बुर्ज खलीफा इंजीनियरिंग की मिसाल है। रेगिस्तान के बीच खूबसूरत इमारत में वक्त बिताना हर पर्यटक का सपना। यूएई की इकोनॉमी का बड़ा आधार पर्यटन ही है। इसके अलावा तेल का कारोबार भी यहाँ की अर्थव्यवस्था को बड़ा आधार देता है। ईरान और अमेरिका जंग के दौरान जब मिडिल ईस्ट में तबाही हुई तो यूएई भी उससे अछूता नहीं रह सका। यूएई के अहम शहर और पर्यटन के कारोबार की जंग की वजह से भारी नुकसान हुआ। तेल कारोबार तो लगभग ठप ही हो गया। ईरान इजराइल जंग में यूएई पर बेहद घातक हमले हुए और उसकी सबसे बड़ी वजह इजराइल और यूएई की बढ़ती करीबी, क्योंकि यूएई इजराइल का मुख्य सैन्य साझेदार बनकर उभरा। पश्चिमी मीडिया के रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि जंग के दौरान दोनों देशों के बीच सैन्य और खुफिया सहयोग नई ऊंचाइयों पर पहुंचा, जिसने यूएई को ईरान के निशाने पर ला दिया। इजराइल ने यूएई को ईरानी मिसाइल हमलों से बचाने के लिए यहां अपना आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया। यही नहीं, इसे ऑपरेट करने के लिए दुबई, अबू धाबी जैसे जगहों पर इजरायली सैनिक भी भेजे। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध के दौरान इजराइल और यूएई के बीच मिलिट्री, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस सहयोग नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्ध के दौरान आयरन डोम सिस्टम की इतनी बड़ी तैनाती इजराइल से बाहर पहले कभी नहीं की गई। यूएई युद्ध शुरू होने के बाद से इस इलाके में सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से एक बन गया। यूएई अधिकारियों के मुताबिक ईरान ने लगभग 550 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के साथ साथ 2200 से ज्यादा ड्रोन दागकर जोरदार हमले किए। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पीएम नेतन्याहू ने यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद से बात करने के बाद आयरन डोम तैनात करने का फैसला किया। रिपोर्ट में कहा गया कि तैनाती के साथ साथ इजरायली एयरफोर्स ने दक्षिणी ईरान में कम दूरी की मिसाइल पोजीशन को टारगेट करते हुए कई हमले किए, जिसका मकसद यूएई और दूसरे खाड़ी देशों तक पहुंचने से पहले ही खतरों को बेअसर करना था। माना जा रहा है कि ईरान यूएई तनाव ने इजरायली सैनिकों के लिए अमीराती जमीन पर ऑपरेट करने का रास्ता खोल दिया है। हालांकि युद्ध के तेज होने के साथ यह हिसाब बदल गया है। यूएई और इजराइल के रिश्ते सामान्य होने की ओर बढ़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यूएई ने इजराइल के साथ रिश्तों को 2020 में नॉर्मलाइज कर लिया था। ये रिश्ते सिक्योरिटी और डिफेंस कोऑपरेशन तक बढ़ गए। खबरों के मुताबिक यूएई ने शारजा, दुबई, अबू धाबी में अपनी जमीन से ईरान पर हमला करने के लिए इजराइल, अमेरिका को ठिकाने दिए।
यूएई इजराइल का सबसे बड़ा साझेदार बनकर उभरा। यही वजह है कि ईरान के सबसे ज्यादा हमलों का निशाना भी यूएई ही बना। इजराइल और यूएई का मजबूत रिश्ता वक्त के साथ और ज्यादा बढ़ते गया है। यूएई और इजराइल के रिश्तों में जो नरमी आई उसकी वजह से सिक्योरिटी और डिफेंस कॉर्पोरेशन बढ़ा। अमेरिका इजराइल को यूएई ने अपने बेस दे दिए, ईरान के खिलाफ जमीन के इस्तेमाल की इजाजत दे दी और इजराइल ने यूएई में तैनात कर दिए अपने आयरन डोम। ये सोर्सेस तमाम पश्चिमी मीडिया के हवाले से थे कि उन्हें सुरक्षा देने के लिए अपने आयरन डोम तक वहां पर तैनात कर दिए गए थे इजराइल की तरफ से। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।